नमस्कार। आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी और वेंकटेश्वर जी, नमस्कार। वेंकटेश्वर लू जी और चंद्रशेखर प्राण जी और जितने सहयोगी, सहभागी, साथी उनके साथ में इस पूरे दौर में जुड़े रहे और पिछले जो 3 दिवस का यह शिविर को सार्थक बनाने में जिन्होंने मेहनत किया, सबको मैं बहुत-बहुत पहले तो बधाई देना चाहूँगी। क्योंकि मुझे पता है जो भी पहले भी मैंने जो मेरी भागीदारी रही है तीसरी सरकार के किसी भी कार्यक्रम में, जिस तरह की गुणवत्ता के साथ में विषय का चयन किया जाता है, गुणवत्ता के साथ में जो चर्चा की जाती है और जो फॉलो अप किया जाता है, सबसे बड़ी बात वह है। तो उसमें हमें कोई संदेह नहीं है कि एक तरफ तो जो नियत होती है उसके पीछे, जो एक ईमानदारी होती है, जो सोच के पीछे, तो डॉक्टर प्राण वो हमेशा उस ईमानदारी को लेकर के आते हैं और यही कारण है जो कि लोग स्वैच्छिक रूप में जुड़ते जाते हैं और यह आंदोलन बड़ा होता जाता है। तो इसके लिए मैं पुनः बहुत बधाई देना चाहूँगी और मैं बस विकास की बात पे कुछ ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो प्रशिक्षण हुआ है, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी की बातें की गई, भूमिका की बातें की गई, जो नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनको जहाँ मैं एक तरफ बधाई देती हूँ, उसी तरह मैं यह भी कहना चाहूँगी कि अब जो है आपके प्रति अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वह भी जब आप प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं, हम मान करके चलते हैं कि आप जो है एक अपनी ओर से एक उस इरादे के साथ में इसमें जुड़ रहे हैं कि एक क्लीन स्लेट जिसको हम मानते हैं कि एक क्लीन स्लेट है और हमें बहुत कुछ समझना है और यह नहीं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमने तो इतने वर्षों जो है सब कुछ देखा है, समझा है, हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है इस तरह के प्रशिक्षण से निकल करके आता है कि सिर्फ जानकारी की बात नहीं, सिर्फ ये कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात नहीं। कई बार इस तरह के जो सत्र होते हैं उससे निकल करके आता है एक रिजॉल्व टू डू समथिंग बेटर, जिसको हम हिंदी में एक प्रतिबद्धता की बात कहते हैं। तो मेरा यह मानना होता है कि किसी भी प्रशिक्षण सत्र की सबसे बड़ी सफलता तब होती है जब सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान नहीं होकर के एक प्रतिबद्धता जब लोगों के अंदर जो है वो बंध जाती है, बढ़ जाती है और एक समर्पित भाव से इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक संकल्प जो है वह तीव्र हो जाती है, इच्छा तीव्र हो जाती है। तो यही मानते हुए, इसी विश्वास के साथ कि इस संकल्प को आप जो है, यह अंतिम सत्र है, इस संकल्प को अपने अंदर उतारेंगे और जो आगे जो प्रशिक्षण होगा उस भावना को जरूर जागृत करेंगे। क्योंकि सब कुछ है, सूचना इंटरनेट पे सब कुछ है, इंटरनेट पे भावना नहीं है, इंटरनेट पे वो संकल्प की बात नहीं है, वो मापदंड नहीं है जिसको कि आज भी हम मेजर कर पाए कि हमने कितनी तीव्र हमारी इच्छा है। शायद साइंस इतना ज्यादा अभी बदला नहीं, इतना भी प्रोग्रेस नहीं किया कि इस इच्छा शक्ति को हम माप पाए। तो आज जिस इच्छा शक्ति की कोई के लिए मैं आह्वान करने की कोशिश कर रही हूँ, वह है विकास के उस स्वरूप की जो कि एक समेकित विकास का स्वरूप है, उस स्वरूप की जो कि एक समग्र विकास की कहानी कहता है। और उस समग्र विकास में विशेषकर मैं उस वर्ग की बात करना चाहूंगी जिसकी आवाज कई बार जो है वह अनसुनी रह जाती है। क्योंकि मुझे पता है बहुत विशेषज्ञ आए होंगे, बहुत लोगों की बातें होंगी, लेकिन कई बार अनसुनी रह जाती है बच्चों की बात, कई बार अनसुनी रह जाती है उस महिला वर्ग की बात, जो कि शायद जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटरसेक्शनैलिटी और वल्नरेबिलिटी महिलाओं के बीच। इसका अर्थ क्या होता है कि एक महिला है जो कि शायद शेड्यूल कास्ट है, वो विडो है, वो उसके पास आर्थिक रूप से उसके पास कोई व्यवसाय का साधन नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब समय आ गया है उस स्वरूप को याद करने का, फिर देखना है कि विकास में वो कहाँ आते हैं। तो जब हम विकास की बात करते हैं सिर्फ सड़क से, सिर्फ यातायात के साधन से, हम विकास को आज हम मापदंड यह नहीं मान सकते हैं। विकास का मापदंड मेरे विचार में तब होगा जब हर ग्राम पंचायत में हर एक ऐसे व्यक्ति को केंद्र में रखा जाए जो कि शायद सबसे कमजोर है। वह महिला, वह बच्चा, वह वरिष्ठ नागरिक, वह दिव्यांग बच्चा, वह दिव्यांग पुरुष या महिला,
जो कि शायद इस पूरी विकास की कड़ी में सबसे पीछे रह गए हैं। तो समय आ गया जब हम सबके समेकित विकास की बात करते हैं कि यदि हम चिन्हित करने लगे ऐसे लोगों को ग्राम पंचायत के लेवल पे, और जब हम चिन्हित करते हैं मुश्किल नहीं है, एक गांव के स्तर पे बहुत आसान है चिन्हित करना। बस चाहिए क्या, एक इच्छा शक्ति चाहिए। चिन्हित करते हैं, हम एक डाटा बनाते हैं, और डाटा को सुरक्षित रहने के लिए हम आज की तारीख में तकनीक का भी फायदा उठाते हैं, क्योंकि कागजों पे बस हम भरते रहे वह जमाना नहीं रहा। तो जितने हमारे पंचायत है उनके पास जरूर मैं चाहूंगी कि टैबलेट है, कंप्यूटर है, ठीक है, वह जरूर है। और अब यह सब व्यवस्था जो है बहुत संभव है, नेटवर्क कनेक्टिविटी ये सब जिस तरह से अपना एक्सपैंड हो रहा है बहुत संभव है। तो हम इस तकनीक का भी फायदा उठाएं। खुद नहीं कर पा रहे हैं गांव में कोई पढ़ा लिखा बच्चा जो कि यह काम अच्छे से दक्षता के साथ में कर सकता है, डाटा को एंट्री करने का, इससे काम आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि हमने डाटा की एंट्री की और उसके बाद उसको हमने डायनेमिक डेटा के रूप में बनाया। तो जिस महिला की बात कर रही हो, जिस बच्चे की बात कर रही हो, सबकी डाटा जरूरी है। और फिर यह देखना जरूरी है कि उसको हम सरकार की किस स्कीम के साथ में जोड़ रहे हैं, किस सेवा के साथ में हम जोड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पे नरेगा तो हम बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या वो बच्चा आंगनवाड़ी में जा रहा है, क्या वह बच्चा जो है वो स्कूल में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है तो उसका आगे हम बढ़े तो कितने दिन तक वो स्कूल में गया। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे स्कूल में नाम तो दर्ज कर हो जा रहा है। देखिए आज की तारीख में तो एक्सेप्शन है कि सब लोग जो है ऑनलाइन पे आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण व्यवस्था में कितने बच्चे हैं जो कि आज की तारीख में कोरोना काल में जहाँ पे ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, वहां पे सरकार कहता है कि स्कूल बंद है, स्कूल में एक साथ बच्चे नहीं आएंगे। लेकिन यदि जिस ग्राम पंचायत में अच्छी व्यवस्था है, हम बच्चों तक शिक्षा तो लेकर के जा सकते हैं। तो यदि हमारा मापदंड सिर्फ स्कूल बनाना नहीं है, स्कूल चलाना नहीं है, मापदंड है विकास का कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, तो आज भी कोरोना काल में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हम बच्चों तक शिक्षा को लेकर के जा सकते हैं। हम बच्चों को किताब पहुंचा सकते हैं, हम अपने शिक्षक के माध्यम से जो है वर्कशीट ले जा सकते हैं, और फिर उस वर्कशीट को हम घर में बैठ करके करेक्ट कर सकते हैं। तो आज सोचने की बात है, सोच बदलने की बात है, जो हम कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, इनोवेटिव माइंडसेट, वह करके दिखाने की बात है। क्योंकि जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बिजनेस एज यूजुअल, वो नहीं चलता। तो ग्राम पंचायत के पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, अच्छे उदाहरण हैं। उन मॉडल्स का अध्ययन करते हुए जरूरत है कि उसको हम कैसे स्केल पे लेकर के जाएं। कुछ अच्छे मॉडल, देश इतना बड़ा है तो चंद अच्छे मॉडल बस दिखा करके हम क्या करेंगे। तो इसलिए जरूरत है कि उससे हम प्रेरणा लें, उससे हम शिक्षा लें, लेकिन उसको अमल करने के लिए जो है पूरी तैयारी करें। तो मैं दो चीजों पे जरूर हमेशा फोकस करती हूँ कि जब हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करें, हम मानव विकास की बात करें। मानव विकास में मैं जिस ग्राम पंचायत की परिकल्पना जो आपके सामने लेकर के आ रही हूँ, वहां पे समेकित विकास में एक जो हम विमेन फ्रेंडली एंड चाइल्ड फ्रेंडली वाली जो बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं वह जरूर रहे। यानी कि महिलाओं के लिए, यानी कि बच्चों के लिए, यानी कमजोर वर्ग के लिए अनुकूल रहे। यदि इनके लिए अनुकूल हो जाता है, जो जो सशक्त है, जिनकी आवाज ऐसी बुलंद है, उनके लिए तो व्यवस्था अपने आप, ठीक है, व्यवस्था अच्छी हो जाती है। तो हमें तो उनके लिए सोचना है जिनके लिए मतलब व्यवस्था में आज भी मजबूरी है। तो उस मजबूरी को देखते हुए, उसको मजबूती प्रदान करते हुए हमें क्या करना है। अब जैसे अगर मैं कह रही हूँ विमेन फ्रेंडली, तो उसमें क्या देखना है? उनकी सुरक्षा को भी देखना है, उनके स्वास्थ्य को भी देखना है, शिक्षा का भी देखना है, उनके मानसिक रूप में जो सुरक्षा है, सिर्फ शारीरिक सुरक्षा की बात मैं नहीं करती हूँ, मानसिक सुरक्षा उसको भी देखना है। उनके पोषण, आज भी आपको पता है कि करीब 50 से ज्यादा प्रतिशत महिलाएं जो हैं वो कुपोषित हैं, बच्चे कुपोषित हैं, बहुत बड़ी संख्या में कुपोषित हैं। आंकड़ों पे मैं नहीं जाऊंगी, बस मैं इतना बता सकती हूँ कि चिंता की बात है। और यदि हम अगर कंपेयर करने लगे, मैं अपने पड़ोसी कुछ देशों से अगर कंपेयर करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है देखते हुए कि हमारे आंकड़े ऐसा क्यों बता रहे हैं। और आंकड़े यही सब विकास के पैमाने आज की तारीख में हैं कि हम देखें कि हमारा मेटर्नल मोर्टालिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, हमारे बच्चों का कुपोषित कितने, एनीमिक रेट क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, ये सब हम देखें। तो सिर्फ स्कूल में एडमिशन कराना नहीं, कि वो बच्चे जो हैं वाकई उनको शिक्षा मिल रही है। और फिर मैं कहूंगी कोरोना काल में भी संभव है। मैं खुद देखिए, मैं भले दिल्ली में बैठी हूँ, बिहार में मैं जब जाती हूँ और अपने गांव में मैंने कुछ एक बीड़ा उठाया कि बच्चों को शिक्षित कराएंगे, इस दौरान भी मैं उनसे कनेक्टेड रही हूँ।
और कोशिश रहती है कि नहीं शिक्षा जो है घर तक जाए। तो अलग अलग मॉडल है। यदि देखिए हमारा आउटकम हमारा बड़ा क्लियर होना चाहिए ग्राम पंचायत में, और एक सहमति बननी चाहिए आपस में। चाइल्ड फ्रेंडली की हम बात करते हैं, फिर सुरक्षा आज की तारीख में बहुत बड़ा, आप सबों ने देखा होगा कोरोना के समय बहुत बड़ा ये आंकड़ों की बात होने लगी कि डेटा नहीं, जो बच्चे ऑर्फन हो गए उनका डेटा नहीं है, तो हर जगह से मांगा जाने लगा डेटा। ठीक है, पता चला कि नहीं उस डेटा को अभी कलेक्ट किया जा रहा है, जबकि हर गांव में पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा है जिसके माँ बाप का भी निधन हो गया है तुरंत। तो ये एडवांस में एक जो डेटाबेस बनता है और एक डायनेमिक डेटाबेस का मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो एडवांस में होता है। ऐसा नहीं कि हम इंतजार करेंगे कि कोई कोरोना जैसा इस तरह का हमारे ऊपर महामारी और प्रकोप आ गया तब हम डेटा बनाएंगे। तो एडवांस प्लानिंग आज की तारीख में जरूरी है। तो बच्चों के लिए इसी एडवांस प्लानिंग में जब हम चिन्हित करते हैं तो उनकी शिक्षा, उनकी सुरक्षा, उनका पोषण, और फिर हम क्या करते हैं, मैं जिसको कन्वर्जेंस कहती हूँ, क्योंकि उस कन्वर्जेंस में हम क्या कहते हैं कि हम अगर हमारा लक्ष्य है कि हम उनको मतलब हम इस तरह के जो चिन्हित किया उन लोगों को हम शारीरिक मानसिक रूप से या पूरे परिवार को हम जब है खुशहाली की तरफ लाना यदि हमारा लक्ष्य है, तो उस खुशहाली के लिए हमारे क्या क्या मेजर हैं उनके लिए हम काम करते हैं। और कैसे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, जो बिखरे हुए हैं अलग अलग स्कीम के रूप में, अलग अलग डिपार्टमेंट के रूप में, अलग अलग जो है इकाई के रूप में, जो यूनिट्स जिसको हम कहते हैं उसके रूप में, अलग अलग ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में, वो बहुत बड़ा रिसोर्स है। अगर ग्राम पंचायत पे यदि आप मैपिंग करेंगे तो पता चलेगा कितने सारे विभाग के अलग अलग लोग जो हैं, वो स्वास्थ्य विभाग से कितने सारे लोग हैं, वो शिक्षा विभाग के कितने सारे टीचर्स हैं, वो आंगनवाड़ी में कौन जुड़ी है। तो पूरी एक मैपिंग हो जानी चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो जहां मैं एक तरफ कह रही हूँ कि हमारा मैपिंग हो, वही मैचिंग हो। तो मैचिंग, रिसोर्स मैचिंग हो कि हमारे जब रिसोर्सेज एक साथ जब मैच होते हैं, उसको सबसे बड़ा कन्वर्जेंस की जो एक कसौटी होती है तब होती है जब हम रिसोर्सेज को मैच करके और उसको हम घर तक लेकर के जाते हैं। यानी उस डेटाबेस जिसकी मैंने बात कही कि आपने डेटाबेस बनाया, आपने मैपिंग किया रिसोर्सेज का और आपने मैचिंग किया। तीसरा एक और मैं कहना चाहूंगी, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के अलावा हम आज की तारीख में हमेशा बात करते हैं मैसेजिंग की। तो मैसेजिंग में भी आप देखेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरह से जो है मैसेजिंग करता है। तो जब कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो एक जॉइंट प्लानिंग बहुत जरूरी है, ताकि हमारे जितने भी ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं एक ही मैसेज को एक ही आवाज में यदि सब लोग बात करते हैं, तो पोषण के लिए यदि सब बात करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ महिला बाल विकास जो विभाग है वही बात करेगा कुपोषण के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में हर विभाग को एक थोड़ा कॉमन मैसेजिंग को अडॉप्ट करना होगा। बच्चा वही है, परिवार वही है, तो कॉमन मैसेजेस अगर टीचर भी यही बात करते हैं, टीचर भी बात करते हैं कि नहीं एनीमिया क्यों हो रहा है, उसकी बात अगर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर ही वो बात करे। तो कॉमन मैसेजिंग आप बना सकते हैं कि चलो हम इस पूरे साल ये 5 चीज हमारे जितने भी वर्कर है, जितने भी फंक्शनरी है, इस 5 चीज को। अब जैसे मैंने सुना कि इस बीच जो है वो बाल विवाह फिर बढ़ने लगा, ऐसा क्यों? कानून तो है, लेकिन फिर कॉमन मैसेजिंग भी बहुत जरूरी है। हमें पता है कि कानून के प्रावधान को जमीन पर लाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत यह होती है कि लोग उसको माने, लोग उसको स्वीकार करें कि यह हमारे हित में है। ऐसा नहीं है कि कानून जो है जब तक पुलिस एक्शन की बात नहीं की जाएगी तब तक जो है वो हमें डर नहीं ये लगेगा। इसलिए लोग उसको अगर आत्मसात कैसे करेंगे, जब उनको पता रहे, उन जागरूक कैसे होंगे, जबकि कॉमन मैसेजिंग अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हुआ होगा। इसी को मैं एक और कड़ी माइक्रो प्लानिंग में की बात पहले भी हुई होगी। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग में सिर्फ हमारा कि कहाँ पर क्या हम बनाएंगे, क्या कंस्ट्रक्शन होगा, संसाधन कहाँ जाएंगे, सिर्फ उसकी प्लानिंग नहीं हो, हमारी मैसेजिंग क्या होगी उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। हम जॉइंटली काम कैसे करेंगे उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे कई लोग निगरानी समिति बनाते हैं, तो जो निगरानी समिति बनाते हैं तो वो जाकर के क्या चेक कर सकती है लोकल लेवल पे आपकी समिति के पंचायत से, जब आप अलग अलग कमिटीज बनाएंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता की चेकिंग, आंगनवाड़ी में कैसा खाना जा रहा है उसकी चेकिंग, तो मतलब इम्यूनाइजेशन जो बच्चों का टीकाकरण होता है। आज की तारीख में हम कोविड के वैक्सीन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कितने बच्चे हैं यदि उनको समय पे टीकाकरण नहीं मिला
तो आपको पता है कि आगे जो है कितना ज़्यादा, मतलब कितने तरह के संकट जो है उसको फेस करने पड़ेंगे। तो वैक्सीन मिला कि नहीं मिला, तो इस तरह के कॉमन मैसेजिंग जो है, तो जो प्लानिंग हो, उस प्लानिंग में, एक जॉइंट प्लानिंग में सब भागीदार बने, टीचर भी भागीदार बने। ये नहीं सोचे कि ये तो उस डिपार्टमेंट का काम है। ये सब कुछ संभव है तब जबकि ग्राम पंचायत के स्तर पे एक एग्रीगेटर की भूमिका जो है वह ले ली जाए, जहां पे सब एक समेकित रूप में जो है प्लानिंग की जा रही है। महीने में क्या, मैं तो चाहूंगी कि हफ्ते में एक बार सब लोग एक साथ मिले इस प्लानिंग के लिए, हफ्ते में एक बार, एक समय पे मिले। शायद शुरू में सब लोग नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे आदत बनने लगेगी। मैंने अभी महसूस किया है कि लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए हम उनको चाय समोसा पे ही बुला लें, हफ्ते में एक दिन सब एक साथ बैठे और बताएं कि नहीं हम जो है कैसे जॉइंटली काम करेंगे। तो बस ये मेरे कुछ जो है मेरे विचार थे जो आप लोगों से मैंने साझा किया। और पुनः जो है बहुत बहुत आप लोग को मैं शुभकामना देना चाहूंगी कि आप जो करने वाले आगे जो काम है, मुश्किल तो है, असंभव नहीं है। विकास के जिस परिपाटी की हम बात कर रहे हैं, जिस मापदंड की बात कर रहे हैं, जिस दिशा की हम बात कर रहे हैं, उस दिशा को एक अच्छे रफ्तार के साथ जो है वो आप अंजाम तक लेकर के आएंगे, जिसमें कि खुशहाली की बात, वो बच्चा है, वो परिवार है, वो महिला है, तो सिर्फ सुरक्षा नहीं है, खुशहाली की बात। क्योंकि मैं अभी मेंटल हेल्थ की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं खुशहाली में उसको भी डाल रही हूँ। हमें वो भी समझना होगा। लोग कोविड के विशेष इस दौर में कितने असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, कितने तनाव में महसूस कर रहे हैं। तो हमें वह भी एक तरह से परिवार की भूमिका बनाना पड़ेगा। पंचायत को एक यह देखना होगा कि हमारा परिवार है, तो हम अपने परिवार को जैसे अपनापन के साथ देखते हैं, वैसे ही हमें हर उस परिवार को जो वहां पे रह रहा है अपनापन देना होगा, अपनत्व देना होगा। नमस्कार।